आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पढ़ने की कला पर। आज हम विधि शास्त्र का क्वेश्चन नंबर 2 लेके आए हैं। तो चलो आइए शुरू करते हैं। विधि शास्त्र सुस्पष्ट विधि का दर्शन है। आइंस्टीन विवेचना कीजिए। उत्तर। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि आइंस्टीन है कौन। तो आइंस्टीन एक अंग्रेजी न्यायविद और एक कानूनी दार्शनिक हुए हैं। इनका जन्म इंग्लैंड के अंदर हुआ है। पहले ये सेना में भर्ती हुए थे, फिर ये वकील बने, परंतु इन्होंने वकालत छोड़ दी थी। फिर ये लंदन विश्वविद्यालय में न्यायशास्त्र शिक्षक के रूप में कार्यरत रहे, जहाँ पर ये अनेक विधि शास्त्रियों के संपर्क में आए। ठीक है। आइंस्टीन को विख्यात विधि शास्त्री जेरेमी बेंथम का शिष्य माना जाता है। ठीक है। जेरेमी बेंथम भी एक बहुत विख्यात अंग्रेजी न्याय दार्शनिक हुए हैं। ठीक है। जिनका प्रभाव आइंस्टीन के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था आइंस्टीन पे। ठीक है। आइंस्टीन तथा बेंथम दोनों ही विधि को विश्लेषणात्मक व्याख्या के प्रवर्तक थे। ठीक है। आइंस्टीन और बेंथम दोनों ही विधि को, कानून को एनालिटिकल विश्लेषणात्मक व्याख्या करने के प्रवर्तक थे। ठीक है। आइंस्टीन विधि का वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहता था। ठीक है। जो आइंस्टीन जो न्यायविद थे, जो कानूनी दार्शनिक थे, वो विधि का वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने विधि शास्त्र की अपनी परिभाषा में विज्ञान शब्द का प्रयोग नहीं किया। उसके स्थान पर उन्होंने दर्शन का प्रयोग किया। ठीक है। मतलब आइंस्टीन जो न्यायविद थे, जो कानूनी दार्शनिक थे, वो विधि का वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी परिभाषा में विज्ञान शब्द का प्रयोग नहीं करके दर्शन शब्द का प्रयोग किया। ठीक है। अब वो क्यों करा वो अपन आगे देखेंगे। परिभाषा देखते हैं सबसे पहले कि भाई आइंस्टीन ने विधि शास्त्र की क्या परिभाषा दी थी। विधि शास्त्र सुस्पष्ट विधि का दर्शन है। ठीक है। विधि शास्त्र विध्यात्मक विधि का दर्शन है। अब विध्यात्मक दर्शन और सुस्पष्ट विधि आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में क्लियर कर दिया था। ठीक है। एक बार दोबारा से बता देता हूँ। देखिए, जो विध्यात्मक विधि है उसको पॉजिटिव लॉ भी बोला जाता है। ठीक है। पॉजिटिव लॉ क्या होता है, जिसमें किसी समाज में मानव के द्वारा किसी कार्य करने या कोई कार्य नहीं करने के लिए जो विधि बनाई जाती है उसको बोलते हैं विध्यात्मक विधि। ठीक है। पॉजिटिव लॉ बोला जाता है। ठीक है। इसी का सिमिलर सुस्पष्ट विधि हो गया। ठीक है। विधि शास्त्र में विज्ञान के स्थान पर, ये देखो जी, यहाँ पे इसका आंसर मिल गया अपने को कि उसने विज्ञान के स्थान पर दर्शन का यूज क्यों करा। देखिए, विधि शास्त्र में विज्ञान के स्थान पर दर्शन शास्त्र का प्रयोग करने का मुख्य कारण 17वीं और 18वीं शताब्दी में विधिवेताओं की सोच एवं चिंतन में विज्ञान की अपेक्षा दर्शन का अधिक लोकप्रिय होना माना जाता है। ठीक है जी। आगे बात समझ में। ठीक है, आगे चलते हैं। आइंस्टीन के अनुसार विधि शास्त्र का वास्तविक अर्थ है विधिक संकल्पनाओं का प्रारूपिक विश्लेषण करना। ठीक है। देखो, विधि शास्त्र का वास्तविक अर्थ है विधिक संकल्पनाओं। जो विधिक की जो संकल्पना क्या होती है, जो विधि की जो कल्पनाएं होती हैं, जो विधि का जो निचोड़ होता है, जो बातें होती है, जो तर्क होते हैं, जो कथन होते हैं, ठीक है, उनका प्रारूपिक विश्लेषण करना है। प्रारूपिक का इंग्लिश वर्ड होता है फॉर्मल। फॉर्मल मतलब क्या था, जो ऊपरी तरीके से, मतलब बार बार से फॉर्मल तरीके से, फॉर्मलिटी के रूप में। ठीक है। प्रारूपिक विश्लेषण करना ही आइंस्टीन के अनुसार यही करना चाहता है आइंस्टीन कहते हैं विधि शास्त्र का वास्तविक अर्थ है विधिक संकल्पनाओं का प्रारूपिक विश्लेषण करना। मतलब आइंस्टीन के अनुसार विधि शास्त्र वह चीज़ है या वह शास्त्र है जो विधिक संकल्पनाओं का प्रारूपिक विश्लेषण करता है। ठीक है। यहाँ तक आगे बात समझ में। अब इसके प्रमुख तत्व बताए गए हैं। विध्यात्मक अर्थात सुस्पष्ट विधि, सामान्य विधि शास्त्र या
दर्शन। तो सबसे पहले अपन विध्यात्मक या सुस्पष्ट विधि के बारे में देखेंगे। देखिए, विध्यात्मक अर्थात सुस्पष्ट विधि ऐसी विधियां जो राजनीतिक रूप में वरिष्ठ द्वारा, जो राजनीतिक रूप वरिष्ठ वरिष्ठ क्या होता है, जो राजनीतिक वरिष्ठ कौन है, अपने प्रधानमंत्री, या संसद में कौन है, जो लोकसभा स्पीकर, ठीक है, या फिर अपना जो राष्ट्रपति, ठीक है, राजनीतिक रूप में वरिष्ठ द्वारा अपनी हैसियत से अथवा राजनीतिक रूप में वरिष्ठ न होने वाले व्यक्तियों द्वारा उन्हें प्रदत्त विधिक प्राधिकार। देखो, एक तो होता है वरिष्ठ, राजनीति में वरिष्ठ, ठीक है, वो तो ठीक है, वो तो बना सकता है कुछ भी, वो तो कानून कर सकता है। लेकिन अगर कोई वरिष्ठ नहीं है तो राजनीतिक रूप में वरिष्ठ न होने पर उन व्यक्तियों को प्रदत्त विधिक प्राधिकारी के द्वारा अधीन बनाई जाती है। ठीक है जी, उनको अधीन किया जा सकता, उनके अधीन बनाई जा सकती है। और केवल यही विधियां हैं, यही विधियां ही विधि शास्त्र की उचित विषय वस्तु है। जैसे संप्रभु का आदेश। अब संप्रभु क्या होता है, जैसे राष्ट्रपति होता है, जो पावरफुल होता है, देश में सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, उसको बोलते हैं संप्रभु। ठीक है, जो संप्रभु का आदेश होता है वो सबसे पावरफुल होता है और उसको मानने के लिए सभी बाध्यकारी होते हैं। ठीक है, तो यही बात इसने समझाई है कि ऐसी विधियां जो राजनीतिक रूप में वरिष्ठ द्वारा अपनी हैसियत से अथवा राजनीतिक रूप में वरिष्ठ न होने वाले व्यक्तियों द्वारा उन्हें प्रदत्त विधिक प्राधिकार के अधीन बनाई जाती है, और केवल यही विधियां ही विधि शास्त्र की उचित विषय वस्तु है, जैसे संप्रभु का आदेश। ठीक है जी, इस प्रकार सुस्पष्ट विधि का परिभाषा में केवल निश्चित या सशक्त रूप से कही जाने वाली विधि को ही सम्मिलित किया गया है। ठीक है, इस प्रकार सुस्पष्ट विधि की परिभाषा में केवल निश्चित सशक्त रूप से कही जाने वाली विधि को ही सम्मिलित किया गया है। ठीक है, सुस्पष्ट विधि में केवल उसी विधि को सम्मिलित किया गया है जो सशक्त है, जो निश्चित है। ठीक है, जैसे देव्य विधि होती है, एक परंपरागत सांविधिक विधि होती है, एक अंतर्राष्ट्रीय विधि होती है, एक सादृश्य होती है, सादृश्य पर आधारित विधि जैसे फैशन, शिष्टाचार और लाक्षणिकता पर आधारित विधि, नैतिकता, रूढ़ि आदि को नहीं शामिल किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, अब देखते हैं दर्शन का। आइंस्टीन ने सामान्य के साथ तुलनात्मक और दर्शन के साथ सामान्य सिद्धांतों भावार्थ प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, इस प्रकार आइंस्टीन की परिभाषा से अभिप्राय है अनेक विधि व्यवस्थाओं में पाए जाने वाले सिद्धांतों, मनोभावों या विभेदों से है। ये बात फर्स्ट क्वेश्चन में भी आ चुकी है जब आइंस्टीन ने इसकी परिभाषा दी थी। इस प्रकार आइंस्टीन की परिभाषा से अभिप्राय है कि अनेक विधि व्यवस्थाओं में पाए जाने वाले सिद्धांतों, मनोभावों, विभेदों से है। इस प्रकार दर्शन से अभिप्राय विधि के सामान्य सिद्धांतों से है। इस प्रकार दर्शन से अभिप्राय विधि के सामान्य सिद्धांतों से है। आइंस्टीन के मत में विधि शास्त्र के अंतर्गत निश्चित रूप से विद्यमान विधि का अध्ययन किया जाता है। आई बात समझ में? आइंस्टीन के मत में विधि शास्त्र के अंतर्गत निश्चित रूप से विद्यमान विधि का अध्ययन किया जाता है। निश्चित तौर पर विद्यमान विधि विशिष्ट या सामान्य विधि शास्त्र की विषय वस्तु हो सकती है। ठीक है, आइंस्टीन के मत में विधि शास्त्र के अंतर्गत निश्चित रूप से विद्यमान विधि का अध्ययन किया जाता है, और निश्चित तौर पर विद्यमान विधि विशिष्ट या सामान्य विधि शास्त्र की विषय वस्तु हो सकती है। अब देखते हैं विशिष्ट विधि शास्त्र। विशिष्ट विधि शास्त्र किसी निश्चित विधि प्रणाली या उसके अनुभाग का विज्ञान है। इससे स्पष्ट विधि और न्याय किसी विनिर्दिष्ट समुदाय से संबंधित होते हैं तथा इनका अध्ययन इन्हीं समुदायों तक सीमित रहता है। क्या कह रहा है ये? जो विशिष्ट जो विधि शास्त्र होता है ना, ये एक विशेष समुदाय और विशेष लोगों और विशेष स्थान के लिए ही एप्लीकेबल होता है।
तो वही बात इसमें कही गई है। दोबारा देखते हैं, विशिष्ट विधि शास्त्र किसी निश्चित विधि प्रणाली, आ गया ना, किसी निश्चित विधि प्रणाली मतलब उनका कोई कानून फिक्स है, ठीक है, उसको ही लागू करेंगे वो। किसी निश्चित विधि प्रणाली या उसके अनुभाग का विज्ञान, ठीक है, या उसके सिमिलर जो जो टाइप होता है विज्ञान का, जो क्रमबद्ध अध्ययन होता है वो, इससे सुस्पष्ट विधि और नियम किसी विनिर्दिष्ट समुदाय से, विधि मतलब स्पेशल समुदाय, ठीक है, से संबंधित होते हैं। उसके नियम और उसकी विधि किसी विनिर्दिष्ट समुदाय से संबंधित होते हैं, ठीक है, ये बात मैंने समझा दिया आपको। तथा उनका अध्ययन इन्हीं समुदायों तक सीमित रहता है, ठीक है, और वो लोग स्टडी भी इसी विधि के अंतर्गत करते हैं। यही यही कारण है कि इसे विशिष्ट विधि शास्त्र या राष्ट्रीय विधि शास्त्र कहा जाता है, ठीक है, यही कारण है कि इसे विशिष्ट विधि शास्त्र या राष्ट्रीय विधि शास्त्र कहा जाता है, ठीक है। जो इंटरनेशनल लॉ होता है वो सभी देशों पे लागू होता है, उसमें जो भी फंडामेंटल दे रखे हैं, जिसमें जो भी रूल्स दे रखे हैं, जो भी रेगुलेशन दे रखे हैं, वो सभी देशों के ऊपर समान रूप से एप्लीकेबल है। तो अपन इंटरनेशनल लॉ को विशिष्ट विधि शास्त्र कह सकते हैं। जैसे बीएनएस भारत पर लागू होता है, ठीक है, जब बीएनएस है जो भारत न्याय संहिता, ये भारत पर लागू होता है, ठीक है, तो ये इस निश्चित, ये जो विधि है ये एक निश्चित ये एक ऐसा नियम है जो विनिर्दिष्ट समुदाय से संबंधित है, ठीक है, एक निश्चित स्थान पर निश्चित लोगों के द्वारा इसको पालन किया जाता है। किसी विशिष्ट स्थान या समाज के कालखंड की विधि व्यवस्था का अध्ययन करने वाले विधि शास्त्र को विशिष्ट विधि शास्त्र कहते हैं। आगे बात समझ में, देखिए, किसी विशिष्ट स्थान मतलब स्पेशल प्लेस या समाज मतलब जो वर्ग, समाज का जो वर्ग होता है, के कालखंड की विधि व्यवस्था का अध्ययन, के कालखंड मतलब उसका जो पूरी संरचना कैसे हुई, वो समाज का निर्माण कैसे हुआ, पहले यहाँ पे क्या था, अब आने फ्यूचर में क्या होगा, तो उस पूरी संरचना, उस पूरे कालखंड का विधि, कालखंड की विधि व्यवस्था का अध्ययन करने वाले विधि शास्त्र को विशिष्ट विधि शास्त्र कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं। अब देखते हैं सामान्य विधि शास्त्र। आइंस्टीन का आशय ऐसे विज्ञान से है जिनका संबंध सिद्धांतों, मनोभावों और विभेदी की व्यवस्था से है, जो विधि प्रणालियों में सामान्य है, ठीक है। जो आइंस्टीन का आशय ऐसे विज्ञान से है जिसका संबंध मतलब जो विधि है उसका संबंध ऐसे विज्ञान से है जिसका संबंध सिद्धांतों, ठीक है, जो संबंध सिद्धांत होते हैं वो, मनोभाव जो मनो के जो भाव होते हैं, जो मन की भावना होती है वो, विभेदी जो उनका अंतर होता है, उनमें डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं विभेदी, विभेदीकरण, ठीक है, विभेदी की व्यवस्था से है जो विधि प्रणालियों में सामान्य है, ठीक है, जो विधि प्रणाली सामान्य है। सभी विधि व्यवस्थाओं में, देखो, सभी विधि व्यवस्थाओं में समान रूप से पाए जाने वाले सिद्धांतों, धारणाओं और परिकल्पनाओं के अध्ययन को सामान्य विधि शास्त्र कहते हैं। आगे बात समझ में, देखिए दोबारा देखते हैं। सभी विधि व्यवस्थाओं में समान रूप से पाए जाने वाले सिद्धांतों, धारणाओं और परिकल्पनाओं के अध्ययन को सामान्य विधि शास्त्र कहते हैं। निम्नांकित उदाहरण दिए गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। कर्तव्य, अधिकार, स्वतंत्रता, रूढ़ि, दंड, उपचार, संप्रभुता, राजनीतिक समाज, ये सभी क्या हैं? ये सभी विधि व्यवस्थाओं में समान रूप से पाए जाने वाले सिद्धांत हैं, धारणाएं हैं, परिकल्पनाएं हैं, जो सामान्य विधि शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। दूसरा देखते हैं, लिखित या अलिखित विधियों के बीच अंतर या संप्रभु द्वारा आदेशित। संप्रभु क्या होता है? जो पावरफुल व्यक्ति होता है, जो देश का सर्वे सर्वा होता है, उसको बोलते हैं संप्रभु। संप्रभु द्वारा आदेशित विधि या अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा आदेशित विधि में अंतर, ठीक है। ये तो संप्रभु के द्वारा जारी की गई आदेशित विधि, एक दूसरा अधीनस्थों के द्वारा जारी की गई आदेशित विधि में अंतर, वो भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। लोक अधिकार, लोक अधिकार ये होते हैं जो लोगों के जो नॉर्मल अधिकार होते हैं, जो फंडामेंटल राइट होते हैं उनके, ठीक है, उनको बोलते हैं लोक अधिकार। और निजी अधिकार ये होते हैं, निजी अधिकार जो प्राइवेट, जो जैसे कि प्राइवेसी का अधिकार होता है, जैसे देखो लोक अधिकार तो होते हैं जो सामाजिक अधिकार होते हैं, और प्राइवेट अधिकार वो होते हैं जो व्यक्ति के अधिकार होते हैं, ठीक है।
उनका अंतर का अध्ययन किया जाता है। गह संपत्ति संबंधी वस्तुपरक अधिकार, संपत्ति संबंधी वस्तुपरक अधिकार एवं संपत्ति से उत्पन्न होने वाले सीमित अधिकार के बीच विभेद, वो भी सामान्य अधिकारों सामान्य विधि शास्त्र में आता है। संपत्ति परक है, संपत्ति रखने से, संपत्ति के चले जाने से या संपत्ति के पास नहीं होने से उत्पन्न अधिकार और एक संपत्ति के पास होने से उत्पन्न अधिकारों के बीच के अंतर। डैम सिविल क्षति एवं सार्वजनिक नियम से कारित अपराध के बीच विभेद। सिविल क्षति, ठीक है, और सार्वजनिक नियम से कारित। सिविल क्षति क्या होती है? जैसे कि अपने जो कानून होता है, सिविल क्षति से तात्पर्य है कि जो किसी ऐसे पक्ष के द्वारा जिसके साथ किसी अन्य पक्ष ने गलत व्यवहार कर दिया हो, ठीक है, उसका उद्देश्य घायल पक्ष को नुकसान की भरपाई करना होता हो, उसको बोलते हैं सिविल क्षति की भरपाई। जैसे चिकित्सा का बिल देना, ठीक है, संपत्ति का नुकसान कर दिया तो उसकी भरपाई करना, मजदूरी अगर नहीं दे रहा है तो मजदूरी देना। और सार्वजनिक नियम क्या होते हैं? जो जो राज्य की संपत्ति होती है उसको क्षति पहुंचाना, ठीक है। उन दोनों के बीच का इसमें अंतर बताया गया है, ठीक है जी। चलो आइए आगे देखते हैं निष्कर्ष, ठीक है। देखो मैंने दोस्तों इस क्वेश्चन को इस हिसाब से तैयार किया है कि आप जो इसमें लिखा हुआ ना, अगर आप इसको ऐसे पढ़ के और एग्जाम शीट में ऐसे कैसे लिख के आओगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो मैंने सीरीज को तो रीड किया है, पढ़ा भी है, लेकिन इसको मैंने अपने हिसाब से तैयार किया है जिसमें पूरा क्वेश्चन भी कवर हो जाए, अपने कॉपी के पेज भी बढ़ जाएं और एग्जामिनर को जो चीज़ चाहिए वो भी मिल जाए, ठीक है। अब देखते हैं निष्कर्ष। अब निष्कर्ष क्या निकलता है इन दोनों चीज़ों से वो बताया गया है। विभिन्न विध्यात्मक से एकत्रित किए गए सिद्धांत सामान्य विधि शास्त्र की विषय वस्तु है। बिल्कुल सही बात है। सामान्य विधि शास्त्र की विषय वस्तु क्या है? विभिन्न विध्यात्मक से एकत्रित किए गए सिद्धांत। बिल्कुल सही बात है। विधि शास्त्र का विधि के गुण दोषों से कोई सरोकार नहीं है। बिल्कुल सही बात है। विधि शास्त्र का विधि के गुण दोष से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि वो तो पूरा ग्रंथ है, उसमें तो सब कुछ आएंगे, गुण भी आएंगे, दोष भी आएंगे, लेकिन उस पर विधि शास्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सामान्य सिद्धांत और विभेद यद्यपि विभिन्न विधिक प्रणालियों में पाए जा सकते हैं, फिर भी समान रूप से पर्याय नहीं माने जा सकते। क्या कह रहा है? सामान्य जो सिद्धांत हैं और जो विभेद, सामान्य सिद्धांत और विभेद हैं उनका अलग अलग डिफ्रेंशिएशन है, यद्यपि विभिन्न विधिक प्रणालियों में पाए जा सकते हैं। जो सामान्य सिद्धांत है वो विभिन्न विधिक प्रणालियों में पाए जा सकते हैं, फिर भी समान रूप से पर्याय नहीं माने जाएंगे, ठीक है। चौथा निष्कर्ष क्या है? विशिष्ट विधि शास्त्र किसी निश्चित विधिक प्रणाली का विज्ञान है। बिल्कुल सही बात है, और यही व्यवहारिकता है, ठीक है। विशिष्ट विधि शास्त्र किसी निश्चित, देखो ये बात, निश्चित विधिक प्रणाली का विज्ञान है, ठीक है, और यही व्यवहारिक है। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको पहले समझा दिया। विशिष्ट विधि शास्त्र एक विशिष्ट समुदाय विशिष्ट स्थान पर अप्लाई होता है, ठीक है। एग्जाम्पल भी दिया था मैंने, जैसे इंटरनेशनल लॉ है, जो BNS है, वो विशिष्ट विधि शास्त्र में आ जाते हैं। अब देखिए इसकी आलोचना भी करी गई है, तो आलोचना किस किस ने करी है वो और देख लेते हैं। बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा है, 15-20 मिनट, 10-5 मिनट लगेंगे। बने रहिएगा आप वीडियो के साथ, और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिसमें आपको मैं नए नए क्वेश्चंस इसी तरह आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में लिखने में काफ़ी मदद मिलेगी। एग्ज़ाम से पहले आप एक बार इस वीडियो को देख जाओगे ना, तो मैं श्योर हूँ, आई एम डेफिनेट 100% श्योर कि आप बहुत अच्छे से लिख के आओगे इस क्वेश्चन को। तो आलोचना देखते हैं। अब हॉलैंड एक विधि शास्त्री हुए हैं, एक न्याय विधि हुए हैं, उन्होंने आलोचना करी है इसकी, आइंस्टीन की। का मुख्य आधार आइंस्टीन द्वारा विधि शास्त्र को विशिष्ट एवं सामान्य विधि शास्त्र में वर्गीकृत किया जाना रहा है, ठीक है। जो हॉलैंड था, जो न्याय विधि, जो कानून शास्त्री थे, वो बोलते हैं कि आइंस्टीन के द्वारा विधि शास्त्र को विशिष्ट विधि शास्त्र और सामान्य विधि शास्त्र में वर्गीकृत किया जाना गलत है, ठीक है। हॉलैंड का कहना है कि विधि शास्त्र एक प्रगतिशील विज्ञान है, ठीक है। हॉलैंड ये कहते हैं कि जो विधि शास्त्र है वो एक प्रगतिशील विज्ञान है, ठीक है। इसका प्रगति के साथ साथ इसका विकास होता रहना चाहिए। यह सार्वभौम भी है, इसे सामान्य एवं विशिष्ट रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये सार्वभौम है, ये सार्वभौम लेते हैं, सार्वजनिक सत्य है, ठीक है, क्योंकि विधि शास्त्र एक प्रगतिशील विज्ञान है,
ठीक है, और इसको सामान्य विधि शास्त्र और विशिष्ट विधि शास्त्र में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये बात हॉलैंड के द्वारा कही गई है। अब दूसरी आलोचना किससे करी? सामान्य करी है। सामान्य की परिभाषा का मुख्य आधार अव्यावहारिकता है। क्या है? अव्यावहारिकता है। अव्यावहारिकता क्या होती है? चलो वो भी देख लेते हैं। व्यवहारिक तरीके से समस्या से नहीं निपटना अव्यावहारिक कहलाता है। ठीक है, अव्यावहारिक क्या है? ये क्या बोला? साइमन ने बोला है कि इसका मुख्य आधार अव्यावहारिकता है। अव्यावहारिकता क्या होती है? व्यवहारिक तरीका से समस्या से नहीं निपटना अव्यावहारिक कहलाता है। साइमन का कहना है कि सामान्य विधि शास्त्र विधिक प्रणालियों का सामान्य अध्ययन नहीं होकर विशिष्ट विधिक व्यवस्था के मूल तत्वों का अध्ययन करता है। ठीक है, साइमन ये बोलते हैं कि जो सामान्य विधि शास्त्र विधिक प्रणालियां हैं, उनका सामान्य विधिक प्रणालियों का सामान्य अध्ययन नहीं होकर, क्या कह रहा है? सामान्य विधि शास्त्र का विधिक प्रणालियों का सामान्य अध्ययन नहीं होकर विशिष्ट विधिक व्यवस्था के मूल तत्वों का अध्ययन है, ये बोलते हैं साइमन। फिर आगे देखते हैं बकलेन। बकलेन ने कहा है कि आइंस्टाइन ने सामान्य विधि शास्त्र की बात तो की है, लेकिन उसे व्यवहार में नहीं अपनाया है। ठीक है, इसने बोला, बकलेन ने बोला है कि जो आइंस्टाइन ने सामान्य विधि शास्त्र की बात तो की है, लेकिन उसको व्यवहार में नहीं अपनाया है। तो ये इस तरह से अब ये अपना सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। बाय बाय।